नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में, ग्लोबल लेंस में और हम सबको फिर से निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बात करेंगे आज भारत की क्योंकि ईरान को टोल दिया तो समंदर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रम्प सभी को धमकी दे रहे हैं। क्या इस धमकी की वजह से बाकी सारे देश खतरे में आ गए? क्या ये एक सवाल तो है ही, लेकिन साथ-साथ भारत को लेके जिस तरह से उनके बयान आते हैं, वो देखते हुए हम सबके मन में तो ये चिंता ज़रूर है कि क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब का तो कोई भरोसा नहीं है, वो क्या करेंगे और क्या कहेंगे? अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ है, उसकी नाकेबंदी करवाई, तो भारत किस तरह से मुश्किल में आएगा, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है, सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर, थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। यस सर। सर पाकिस्तान में शांति वार्ता तो फेल हो गई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बौखलाए हुए हैं और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की नाकेबंदी करने का ऐलान कर दिया है। मतलब इधर ईरान और इधर अभी अमेरिका और बीच में फंसेंगे सारे देश जो वहां से तेल आने की जो अपेक्षा लगा के बैठे हुए। तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि भारत के ऊपर इसका कितना संकट गहरा रहा है? जी, देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो वॉर जो है लगातार एक लंबे समय से चले आ रहे एक एक तरह से जो गतिरोध था जो कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में एक-दूसरे के बीच में जो था और कहीं न कहीं आपस में इनके जो इश्यूज़ जो थे कि सऊदी अरब उस देश का सर्वेसर्वा बने उस रीजन का कि तुर्की बने या ईरान बने या फिर उसमें जो भी इंटरनल इश्यूज़ जो भी एक पावर पॉलिटिक्स थी उस सब को लेके चलते हुए और उस सब में एक ईरान का एक ज़रूरत से ज़्यादा कट्टरपंथी हो जाना जिसमें कि वो इज़राइल को बार-बार उसको ख़त्म करने के लिए या यहूदियों को पूरी तरह से समूल नष्ट करने के लिए जिस तरह के लगातार एक बयान आते रहे। तो यब जब ये चीज़ें बढ़ती गईं तो वहाँ के सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो थे अली ख़ामनेई तो जब ये युद्ध के रूप में जब ये हुआ तो उनकी जो है वहाँ पर एसिमिनेशन हुआ और उसके बाद अब हम देख रहे हैं जैसे मार्च 2026 से अब वहाँ के जो नए जो लीडर हैं मुज्तबा ख़ामनेई अब वो इस युद्ध को जो है अपनी तरफ से, अपनी कंट्री की तरफ से इसको जो है रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। अब जैसा कि अगर हम वहाँ की पर्टिकुलर उस ईरान की अगर हम देखें कि क्योंकि अब जब एक कोई वॉर चल रहा है तो पर्टिकुलर उस कंट्री का क्या है क्योंकि अमेरिका के बारे में तो हम वहाँ की मीडिया के माध्यम से या इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज़ पता कर सकते हैं। और जिसमें जैसा कि मीडिया के माध्यम से भी लगता है कि ट्रम्प के बहुत आलोचक हैं। अ, अब क्योंकि जो एक फ्रीडम ऑफ मीडिया जो क्योंकि अमेरिका से ही चलती है तो वहाँ से ही सारी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि चाहे उनके डेमोक्रेटिक जो लोग हैं अपोज़िट के चाहे वो हों, चाहे मीडिया वाले हों, तो वो सभी उनकी बातें रख रहे हैं और जब भारत की मीडिया को भी देखते हैं तो भारत में भी चाहे कुछ लोग ट्रम्प के विरोधी हो सकते हैं या वो पर्टिकुलर किसी फेथ की वजह से क्योंकि जब जैसा कि हमने देखा मीडिया में जैसे ही ये 2 वीक का जो अभी सीज़ फायर का जैसे ही ऐलान किया ट्रम्प ने तो भारत में भी पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों में बड़ी खुशियाँ मनाई गईं, ख़ास करके कश्मीर की जो जो थी वो तो वायरल हो गईं कि कश्मीर के लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है। तो तो अब अगर हम वहाँ का इस समय जैसे अब हम उस पर्टिकुलर ईरान का वहाँ के जो प्रेसिडेंट जो हैं मसूद पेज़ेशकियान जो एक तरह से जो एग्ज़ीक्यूटिव फ़ंक्शनरी जो है उसको हेड हैं। लेकिन जब हम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो जो सुप्रीम लीडर हैं उनके वो वहाँ पर जूनियर ही उसमें रहते हैं। जो जब सुप्रीम लीडर को डिस्कशन करेंगे तो जो वहाँ का सुप्रीम लीडर रहता है वो वहाँ की मिलिट्री एज़ वेल एज़ जुडिशियरी और एज़ वेल एज़ स्टेट की मीडिया तीनों का वो सुप्रीम होता है, तीनों फंक्शनरीज़ का, तीनों बॉडीज़ का वो हेड होता है।
तो अब किसी ऐसे राष्ट्र से जो इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ से कोई चीज़ ऐसी चीज़ बाहर आ जाना कि जो वहाँ के देश के लोगों के खिलाफ हो रही हो, तो ये ब या उस देश में जो भी इंटरनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं पावर के, चाहे उसमें पोज़ीशन 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो ये बाहर आने पे पता नहीं चल पाता है कि किस तरह से वहाँ पर क्या उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हैं। बेशक लगातार वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो खराब हो रही हों, लेकिन बाहर की मीडिया जो है कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो पता नहीं चल पाता है। अब जब अब हम इस जब वॉर को जब देख रहे हैं कि अब ये एस्केलेट होता जा रहा है और इसकी वजह से ख़ास करके क्योंकि जो गैस और ऑयलिंग का शिपिंग का जो ये एरिया है, ये पर्टिकुलर सारा जितना भी रीजन है, तो और उसमें जो है ईरान ने जिस तरह से उस रीजन में दबदबा बना रखा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है ये दिक्कतें लगातार चलती आ रही थी। अगर ये हम आपस में इनके अगर जो इनके रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैं, अगर उसको भी देखें कि सऊदी अरब अपने अलग पंथ को मानता है और ईरान अपने अलग पंथ को मानता है, तो आपस में उनका जो भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, वो उसको अगर हम अलग भी देखें, तो भी सऊदी अरब ये उस रीजन पे अपनी जो है सुप्रीमेसी जो है वो चाहता है, तो ईरान अपने लेवल से चाहता है। तो सऊदी अरब उस रीजन में उसने अपने अलग-अलग टैक्टिक्स टैक्टिक्स जो ग्रुप्स हैं उनको एक्टिवेट कर रखा है। और उसमें वो ना केवल सऊदी अरब को परेशान करता है एज़ वेल जो अदर अदर कंट्रीज़ जो हैं उनको भी वो परेशान करने में लगा रहता है। तो जिस पर्शियन गल्फ की अगर हम चर्चा करें जिसको जो ईरान उसे अपने रीजन में कहता है तो वहीं सऊदी अरब उसे अरेबियन गल्फ के को कहलाना चाहता है कि ये अरेबियन गल्फ है और वहाँ पे तो जब अगर हम इनकी जब टैक्टिकल पोज़ीशन देखते हैं तो ऊपर से कंट्री चाहे कुवैत हो, सऊदी अरब हो या उसके बाद लगातार नीचे आने वाले बहरीन हो या कतर हो और यूएई से भारत के अच्छे संबंध में यूएई हो और ओमान हो। तो इन सभी देशों के जितने भी जो सी पोर्ट्स वहाँ पर हैं, बंदरगाह हैं, तो उन सभी क्योंकि इन मेजर कंट्रीज़ में भी जो भी वहाँ से शिपिंग होती है, तो वो कहीं न कहीं उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपना भी एक तरह से चाहते हैं कि यहाँ से हम अपने जो भी शिपिंग हो, उसको पर्टिकुलर रेलेवेंट तरीके से हम चला सकें। क्योंकि ईरान जब है जी। यस सर। और सर दूसरी बात ये है सर कि जैसे ये मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट करना शुरू कर दिया उसमें वो कह रहे हैं कि वो ईरान के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके लिए वो अपने नेवी भेजेगी और तुरंत प्रभाव से नाकेबंदी शुरू हो जाएगी। और फिर ये कहते हैं कि उनको भी वो देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा। मतलब ईरान भी टोल देने की बात करता है और अमेरिका भी टोल देने की बात कर रहा है और वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने इसमें एक चेतावनी देते हुए कि इस जल क्षेत्र से हर जहाज को अमेरिकन नेवी खोजेगी और जिसने भी ईरान को कोई भी अवैध टोल चुकाया हो, जो टोल देगा उसे समंदर में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। मतलब सपोज सर आप इमेजिन करिए भारत का कोई जहाज आ रहा है और ईरान को टोल दे और ईरान तो वैसे भी भारत के साथ है और तो फिर आगे उसको ईरान को भी टोल देगा भारत और आगे जाके भी फिर अमेरिकन बोलेंगे हमको भी टोल दो, तो सर सब लोग तो उससे भी फँस जाएँगे फिर। हाँ, जी, देखिए ये जो चीज़ इस समय जो हो रही है ये तो अगर हम इसको सिलसिलेवार ढंग से देखें तो ये पर्टिकुलर अ, ह हम चूँकि जो इमोशनल पीपल हैं वो उनके लिए ये एक बात हो सकती है कि ये जो वॉर जो है, ये कहीं न कहीं इज़राइल से शुरू हुआ और इज़राइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते-बढ़ते इस तरह से और वो आगे हुआ। लेकिन जब हम लॉजिकल उस टैक्टिक्स को देखते हैं और जब ये देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि वहाँ पर फिर ये अदर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो उसके साथ ईरान के साथ क्यों नहीं हुए? उसने मुस्लिम ब्रदरहुड की भी बात की, लेकिन क्यों नहीं हुए? बराबर, बिकॉज़ उसमें उसमें रीज़न ये है कि वो पूरा रीजन में जो सऊदी अरेबिया है, वो अपनी सुप्रीमेसी चाहता है। सऊदी अरेबिया के जो रिलेशनशिप जो है, वो अमेरिका के साथ बड़ी मज़बूती से है। वो नाटो कंट्रीज़ का उसमें वो हिस्सेदार है। वहाँ पर अमेरिका जो है, उसकी पूरी तरह से उनके आपस में जो मिलिट्री जो भी एग्रीमेंट्स हैं, वो आपस में हैं।
तो ऐसे समय पे सऊदी अरबिया के ही खिलाफ जाते हुए ईरान ने अपने आप को शिया मुल्क घोषित किया कि हुँ, हम अपनी सुप्रीमेसी इस तरह से चलाएँगे। अब जो अब बात आती है बिज़नेस की। अब उस रीजन से जितनी भी जो एक्टिविटियाँ हो रही हैं, बिज़नेस एक्टिविटियाँ हो रही हैं, तो ईरान ने अपनी पावर टैक्टिक्स का उपयोग करते हुए इन सारी कंट्रीज़ को जो है अपने उसमें प्रभाव में लिया, इफ़ेक्टिव लिया और किस तरह से ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि आर्मी का तो आप एक पर्टिकुलर कोई वॉर होगा तभी यूज़ करेंगे। जैसे जब जब इनका क्योंकि अ, इस रीजन के अलावा दूसरा रीजन जो है चाहे रेड सी से लेके जो इंडियन ओशन है। अब इस इंडियन ओशन में जिस अरेबियन सी की आप जो कह रही हैं कि वहाँ पर अब अमेरिकी जो जितने भी युद्धपोत हैं वो वहाँ पर खड़े हैं। चाहे यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, यूएसएस त्रिपोली हो, अदर जितने भी वहाँ पर हैं वो खड़े हैं और उन्होंने कह दिया है कि अगर यहाँ से कोई आया है इस तरह से और टोल दे के आया है तो हम उसको जो है उस पे अटैक करेंगे, ये होगा। क्योंकि पिछली जो वार्ता जो थी जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बड़ी कहा था कि हम इसे की मध्यस्थता करेंगे, मीडिएशन करेंगे और वहाँ के जो है प्रेसिडेंट और वहाँ के जो पाक के आर्मी चीफ हैं दोनों उस मीटिंग में रहे लेकिन वो एट द एंड फेल हो गई। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जब उस मीटिंग के लिए कह दिया कि ये इस तरह की सक्सेसफुल नहीं रही है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इस बात के लिए कह दिया कि क्योंकि ये नहीं है और इसका एक दूसरा पार्ट भी है कि इज़राइल ने जो है वो मानने से इनकार कर दिया कि इज़राइल ने ये कहा कि इसमें जो लेबनान से जो चीज़ें हो रही हैं हम उसमें नहीं हम उसको नहीं करेंगे क्योंकि लेबनान में भी जिस तरह से ईरान ने अदर ग्रुप्सों को तैयार किया उसी तरह से 1982 में वहाँ पर हिजबुल्लाह को उन्होंने पैदा किया। तो हिजबुल्लाह से लगातार वहाँ पर इज़राइल की जो वॉर है वो चल रहे हैं। और बिटवीन इसी इसी उसमें जो एक वहाँ पर एक भीषण जो वॉर जो है वो अपना उसमें चल रहा है। तो उस वॉर की वजह से ईरान ने ये कह दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको पूरी तरह से ब्लॉकेट कर देंगे, सभी से हम टोल लेंगे। यूएन में भी जो मीटिंग हुई है उसमें भी इन सारे कंट्रीज़ ने ये कहा है कि अब हमारी ये सिचुएशन खराब हो गई है तो ईरान को उल्टा हमें जो क्षतिपूर्ति है वो देनी चाहिए क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी तो इसी रूट पर है, हमारे हमारी कंट्री को भी नुकसान हो रहा है। अब जी, ये अब इस मीटिंग के फेल होने के बाद जब ये कहा गया ये चीज़ें इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से हुई, तो अब जो ईरान जो है वो कह रहा है कि हम यहाँ पर पूरी तरह से और माइंस जो है हमने सी माइंस जो हैं वो वहाँ पर हैं तो इस तरह से नहीं तो उस पर्टिकुलर रीजन में कोई जो जो भी शिप्स हैं वो किसी और के तो जा नहीं रहे हैं। वो जहाँ से भी ले रहे हैं। अब जो पूरा अगर हम देखें क्योंकि जो यहाँ की जितनी भी गल्फ ऑफ ओमान से के बाद में जो भी अरेबियन सी आता है, जो इंडियन ओशन आता है इंडियन हुँ, का जो है तो वहाँ पर जितने भी चाहे हमारे चाइना के जो पोर्ट्स जो शिप्स हैं वो जा रहे हैं, चाहे इंडिया के जा रहे हैं, क्योंकि जो जो पूरा जो रीजन जो है वहाँ से एशिया और यूरोप को लेके जो भी शिपिंग वहाँ पर हो रही है, चाहे उसमें सुएज़ कैनाल जो है वहाँ से लेकर के और रेड सी के उस एरिया से लेकर के और पूरा तो उसमें अमेरिका के ऐसा नहीं है कि ये हर एक उसको वहाँ पर चेक डाउन कर सकें। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आने वाले उनको वो कर सकते हैं और लगातार उन वहाँ उनके जो भी जो लगातार एक उनके जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो उन पर नज़र रख सकते हैं। क्योंकि उसमें 5 तो उन्होंने इस समय जो युद्धपोत हैं वहाँ पर उसमें तैनात यूएसए ने कर दिए हैं और इसके अलावा और 16 जो हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि ब्रिटेन भी जो है अब वो इसमें क्योंकि जिस तरह से तुर्की ने इसमें अपना मीडिएशन की रुचि दिखाई है कि हम मीडिएशन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही हो गया और तुर्की के साथ अब मिस्र जो है वो भी इसमें अपनी जो है एक्टिविटियाँ रखने के मूड में है, तो वो भी मीडिएशन में रहेंगे। तो अब तीनों कंट्री जो हैं चाहे तुर्की हो, मिस्र हो और तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान तीनों कंट्री जो हैं अब सेकंड राउंड जो टेबल है जो कि कह रहे हैं कि अब कुछ दिनों बाद फिर होगी, ये होगी तो
तो अब ये जो सीज़ फायर जो है, ये तो पूरी तरह से एक तरह से फेल हो चुका है। और अब ये जो लैंग्वेज जो है, मीडिया में ये बातें आती हैं कि जो ट्रम्प जो है वो अब इज़राइल की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन एट द एंड जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखेंगे तो ट्रम्प के साथ इज़राइल से बड़े तो सऊदी अरब और कुवैत, बहरीन, इन सभी कंट्रीज़ जो हैं वो इस बात को चाहते हैं कि हमारे हमें जो नुकसान जो डेली का हो रहा है, हम उसे कब तक वेट करेंगे। तो सभी कंट्रीज एट द एंड ये चाहते हैं कि ये जो है ये खत्म हो, जल्दी से जल्दी एंडिंग हो। और जो जो भी टेबल पे हैं, नेगोशिएशंस हैं, उसमें अमेरिका इस क्लियरली ये कहता है कि ईरान इस बात को कहे कि हम जो भी परमाणु के जो भी हथियार हैं वो उनको हम आगे नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वीपन्स को नहीं बनाएंगे। और जो चीज़ें हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है, जिस तरह से ईरान में जिस हद लेवल की महंगाई है और वहाँ की जनता को जिस तरह से दबाव का सामना करना पड़ रहा है, और लगातार वहाँ पर जो महिलाओं के लिए जिस तरह से उनके खिलाफ, क्योंकि पिछले लगातार जो आंदोलनों में जिस तरह से वहाँ की आम जनता के साथ उनकी किलिंग हुई है, उनको तो उसकी वजह से कई वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ को छोड़ के ईरान को छोड़ के बाहर जाने लगे। तो वहाँ के कई लोग इंडिया में भी आए हैं जो यहाँ यहाँ बिजनेस करने लगे। तो ये जो एक्टिविटियां जो है, जो ईरान की जो एक तरह से इस समय जो जितना भी वहाँ का बिजनेस एक्टिविटी है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और जिस बात को सर आप कह रही हैं कि वहाँ हाँ, पर अब जिस ये हो गया है, तो निश्चित तौर पे अगर ये सेकंड राउंड भी अगर खराब रहा तो फिर दिक्कतें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, और इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल जो है उसके रेटों में, और फिर भारत जैसे देशों के लिए भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि फिर यहाँ भी जो इस समय जो अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिस तरह से, क्योंकि अगर वहाँ से इंडिया, अभी तक ईरान और भारत के जो संबंध हैं बड़े अच्छे हैं, भारत के जितने भी शिप हैं वो इजीली वहाँ से आ रहे हैं। और ईरान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब अमेरिका के भी वहाँ पर रहेंगे, तो अब अमेरिका के साथ जिस तरह से अब डिस्कशन, क्योंकि अमेरिका से रिलेशन हमारे अच्छे हैं, ट्रम्प से हमारे प्रधानमंत्री जी के संबंध अच्छे हैं, तो उसमें लेकिन फिर भी आगे क्या पावर पॉलिटिक्स कहती है ये देखना पड़ेगा। यस सर। सर आपने कहा वो बिल्कुल बात सच है कि हमारा रिश्ता अमेरिका के साथ बीच में हम लोग कह सकते हैं ट्रेड डील जब हो रहा था तब बुरा चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत अच्छा हुआ और फिर से ये वॉर शुरू हुआ। लेकिन सर बात ये है कि अगर अमेरिका भी हमको रोकता है और ईरान हमारे जहाज को रोकता नहीं है, तो आगे खाई और आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति भारत के लिए है। क्योंकि को अमेरिका या डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहे हैं कि जो भी ईरान से लेन-देन करेगा वो हमारा दुश्मन है। तो सर अब आप हमको क्या बता पाएँगे कि क्या संकट भारत के सामने है? अगर इस स्थिति में अमेरिका हमारे जहाज को रोकता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आते हैं, तो क्या कैसे रहेगा सर कि हमारा तेल और नेचुरल गैस की पूर्तता जो है वो कैसे हो पाएगी? देखिए देखिए, इस बात की चिंता भारत से ज़्यादा चिंता इस समय जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को है, और यूरोपियन कंट्रीज़ इस बारे में स्पेशली जो है काफ़ी सीरियसली डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो सुएज़ कैनाल के थ्रू जो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, अगर अगर शुरुआत में ही अगर इस बात को अगर देखें तो क्योंकि जिस तरह से हॉर्मुज़ है उसी तरह से बाब अल मंदेब जो है उस रीजन को अगर ईरान के जो सपोर्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जो हाउथी ग्रुप्स जो हैं, जो यमन में खास करके एक्टिवेटेड रहते हैं, अगर उन्होंने उस रीजन को वहाँ पर अगर उसको पूरी तरह से कवर अप कर लिया और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने दिया, तो पूरा यूरोप में एक तरह से जो है पूरा हाहाकार हो जाएगा। हमारे इंडिया के लिए तो चाहे ईरान हो, चाहे इनमें जो ओमान हो, चाहे और उस स्टेट ऑफ के आसपास जितने भी चाहे जो भी वहाँ के जो बंदरगाह हैं, उन सभी में भारत के लिए किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। ना ना अमेरिका के साथ कोई समस्या है भारत के रिश्तों में, ना ईरान के साथ है। तो भारत के लिए तो बीच में आने वाला एक पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जो समस्या पैदा कर सकता है। वहाँ पर चाहे ईरान है, चाहे अफ़गानिस्तान है, दोनों देशों के साथ जो संबंध हैं,
वो भारत की जो इंटरनेशनल जो एक रिलेशन जो है उसमें दोनों देशों के साथ जो है वो अच्छे रिलेशन है। तो भारत के लिए गैस या ऑयल की शिपिंग में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो है वो नहीं है। भारत का ज़रूर विपक्ष इस बात को लेकर चिंतित है कि ऐसे समय में क्यों भारत को दिक्कत नहीं हो रही है, और भारत के हम तो सोच रहे थे कि बहुत कुछ परेशान इस समय में ही कुछ मोदी जी के लिए परेशानी खड़ी हो जाए तो हम अगला चुनाव जीत लें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो भारत के लिए तो ये एक इंटरनेशनल इसके माध्यम से मोदी जी की जो एक इंटरनेशनल छवि है वो उल्टा निखर के आई है कि भारत ऐसे कठिन समय में भी जो है अपना अपनी इस चुनौतीपूर्ण समय में भी जो है इस तरह से निकल सकता है। और और अब तो क्योंकि गुजरात में जितने भी जो वहाँ से जो आए हैं तो ना केवल मुंबई हो, सूरत हो, चाहे तीनों हमारे चाहे चाहे द्वारका हो, पोरबंदर हो, सोमनाथ हो, तीनों पर्टिकुलर जिस तरह से एक्टिवेटेड इस वजह से यहाँ पर रहे हैं और गुजरात की इंडस्ट्री को कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये प्रधानमंत्री जी के ही जो अद्भुत इस समय कौशल जिस तरह से उन्होंने लगातार हमारे विदेश मंत्री जी हैं, उन्होंने जिस तरह से लगातार इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस रखा तो इसमें तो इस समय कुछ इन सारी बातों के लिए तो इन सभी की तारीफ़ करनी चाहिए कम से कम ऐसे समय में। और अगर फिर भी कहीं कोई इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि बिटवीन कहीं उसमें तो हम रशिया से जो है वो ऑयलिंग या सभी के लिए हमें अमेरिका की तरफ से पहले ही छूट मिल चुकी है कि आप रशिया से ले सकते हैं। यस। चाइना थोड़ा चिंतित है अपने उस शिपिंग के लिए कि वहाँ पर उन्हें उन्हें दिक्कत ना हो, लेकिन मुझे इस मामले में नहीं लगता है। अब मुझे यही लगता है कि इस में जब तक सऊदी अरब की पूरी तरह से सुप्रीमेसी नहीं हो जाएगी और जो खार्ग आइलैंड से जितना भी वहाँ से जो भी जो भी ऑयल वहाँ से जा रहा है उसका एक्सपोर्ट जो जो खास करके ईरान स्टेट के लिए जो पर्टिकुलर एक ज़रूरी है और उससे उसकी जो भी इकोनॉमिक जो उस कंट्री के लिए है, अब वो एक तरह से वो केवल वहीं तक सीमित रहेगा जिस तरह से वो टोल के नाम पर और एक दादागिरी के नाम पर इन सभी देशों को जिस तरह से दबा के रखता है। तो अब इस रणनीति के बाद अमेरिका ने जिस तरह से वहाँ पर स्टैंड लिया है, अफ़र्मेशन दिया है, तो अब पर्टिकुलर जितने भी ये चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, तो इन इन सारे कंट्रीज़ के जितने भी जो हैं वो सभी सेफली रहेंगे, उनके बंदरगाह जो हैं वो सेफली चलेंगे और आईआरजीसी या अदर जो भी इस तरह के ग्रुप्स हैं जो ईरान ने वहाँ पर उस रीजन में एक भय पैदा करने के लिए, क्योंकि वहाँ उस रीजन में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर अगर किसी का वहाँ पर उस जगह पे अगर है किसी की सरकार है तो व्यवस्थित रूप से सरकार हो जिस तरह से भारत या यूरोपियन कंट्रीज में होता है, वहाँ पर अलग-अलग जगह अलग-अलग मिलिशिया ग्रुप्स इस तरह से एक्टिवेटेड हैं। और आप बताइए कि वहाँ पर जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर इस तरह से चल रहे हैं। अब यमन जैसे देश में जो कि सऊदी अरब के पास है, तो वहाँ पर हाउथी ग्रुप को किस तरह से ईरान एक्टिवेटेड कर लेता है या लेबनान में जाके वहाँ पर किस तरह से कर लेता है या सीरिया में किस तरह से वो अपने ग्रुप्स को एक्टिवेट कर लेता है, तो वो पर्टिकुलर रीजन वहाँ पर इस तरह से नहीं है। मीडिया को जिस तरह से इन लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, तो उसके कारण ये पूरा जो एरिया है वो कहीं न कहीं जो है वो दूसरे मतलब इंटरनेशनल उससे बिल्कुल अपार्ट रहता है। और अब जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस मजबूती से वहाँ पर स्टैंड लिया है, अफ़र्मेशन दिया है, तो इन अदर स्टेटों को, इन अदर जितने भी ये छोटे देश हैं, इन सभी को वहाँ पर एक फ्रीडम मिलेगा ईरान से और जो उस रीजन में जो एक्टिविटियाँ जो बिज़नेस की होंगी, ट्रेड की होंगी, निश्चित रूप से बढ़ेंगी और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में कि हम ये इस तरह से नाका लगा देंगे, किसी को निकलने नहीं देंगे, ठीक है, ईरान जो है वो अपने जो है चाहे उनका बंदर अब्बास हो, चाहे जास्क बंदरगाह हो, उन दोनों बंदरगाहों से वो अपनी एक्टिविटियाँ बढ़ा सकता है, लेकिन इन सारे देशों के बारे में कौन चिंता करेगा? तो निश्चित रूप से अमेरिका ने जिस तरह से ये पहल की है, इसमें नो डाउट पीछे से आप इस इन बातों को कह सकते हैं, लेकिन ये सारे जितने भी बिज़नेस के कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये लगातार कई वर्षों से चल रहे थे और इसके कारण सऊदी अरब जो था, वो परेशानी में था। अब ये जब इस तरह की ये चीज़ें हुई हैं, तो निश्चित रूप से ये सारे डिस्कशन पे होंगे
और इस रीजन में रहने वाले जितने भी जो भी बिज़नेसमैन हैं, उन सभी उन वो एक आशा करेंगे कि इस ये सारी चीज़ें जो हैं, व्यवस्थित ढंग से होंगी, तो निश्चित रूप से इस पूरे रीजन का जो भला है, वो एक पॉज़िटिव दिशा में हो पाएगा। यस सर। और यही अपेक्षा करते हैं सर, और अन्यथा सर ये जो आमने-सामने आएगी ईरान और अमेरिका की युद्धपोत, तो जो तेल के टैंकर्स जो फँसेंगे उसकी वजह से पूरे बाज़ार में तेल की कीमतें जो बढ़ेगी, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस स्थिति में भारत की जो संतुलित नीति रही है और अभी तक जो कंट्रोल में रहा है, वो एक उल्लेखनीय बात हम कह सकते हैं। और सर दूसरी बात ये है सर, भले ही ये लोगों ने सीज़ फायर किया और शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान में आए, तो शायद इन लोगों का अंदर का भी ये प्लान होगा कि टाइम मिले कुछ सोचने का कि आगे क्या करना है, इसलिए इन्होंने सीज़ फायर करवाया और ये नाम के लिए शांति वार्ता हुई जो कोलैप्स हो गई। वो तो मालूम ही था कि शायद ये कोलैप्स होने वाली है। अन्यथा एनीवे सर, हम यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे यहाँ जो एनर्जी सोर्सेस है या रिसोर्सेस है वो अच्छे से और आए और पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े। ये सर्वसामान्य व्यक्ति की हमेशा अपेक्षा होती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है अभी। लेकिन सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने एक नए एंगल से इस पर बात की और हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस, थैंक यू।